आइए बच्चों, अब हम विराम चिन्हों के चौथे रूप प्रश्नवाचक चिन्ह को पढ़ेंगे। ये देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा रूप है? ये चौथा रूप है। कितने रूप बताए थे? 14। प्रमुख रूप से 14 रूप हैं विराम चिन्ह के, यानी कि 14 विराम चिन्ह है। उसमें हमने 3 पहले पढ़ लिए थे। अब हम इसका चौथा रूप प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका ये चिन्ह साइन होता है बच्चों, निशान इसका चिन्ह ये है ना, पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से प्रश्न करता है, क्वेश्चन पूछता है, तो उस प्रश्न के बाद में, उस प्रश्न वाले सेंटेंस वाक्य के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह का क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। आप सब लोग प्रश्न उत्तर लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, तो उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो वही ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इसकी शाब्दिक परिभाषा देख लीजिए बच्चों, कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे से कोई प्रश्न पूछता है, अर्थात जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है, यानी कि जो भी प्रश्न होगा उसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा, वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क ये जो है ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका उदाहरण देखें, जैसे आप क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। प्रश्न पूछ लिया ना हमने कि देखिए ध्यान से, कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तो यही कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न जहाँ होगा, क्वेश्चन जहाँ होगा, वहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क का या प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चिन्ह कह सकते हैं, निशान कह सकते हैं, है ना। तो बच्चों, ये चौथा पॉइंट हो गया, चौथा रूप हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम इसका पांचवा रूप, किसका? विराम चिन्हों का पांचवा रूप विस्मय आदि बोधक चिन्ह पढ़ेंगे। बच्चों, एक बार ध्यानपूर्वक ब्लैक बोर्ड पर देख लीजिए, इसकी परिभाषा भी और प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है, बड़े ध्यान से आप ब्लैक बोर्ड पर देख लीजिए। आगे मैं इसका पांचवा रूप विस्मय आदि बोधक चिन्ह कराऊंगा। आइए बच्चों, अब हम विराम चिन्ह के पांचवें रूप विस्मय आदि बोधक चिन्ह को समझेंगे और पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, ब्लैक बोर्ड पर ध्यानपूर्वक देखिए कि विस्मय आदि बोधक चिन्ह 14 विराम चिन्ह है ना, उसमें पांचवा, 5th वाला है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। कौन सा चिन्ह होता है इसका? ये साइन होता है। चिन्ह माने साइन या निशान। देखिए बच्चों, क्या बता रहे कि दुख, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, प्रसन्नता, उल्लास, हर्ष, ठीक है, और ये भय आदि, ये भय आदि भाव जिन वाक्यों द्वारा प्रकट होते हैं, वहाँ विस्मय आदि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं आप इस बात को, कि जहाँ पर मन के भाव पता पड़ेंगे, कौन से? दुख का, घृणा का, ईर्ष्या का, द्वेष का, प्रेम का, प्रसन्नता का, उल्लास, हर्ष, भय आदि जो मन के भाव हैं, जिन वाक्यों द्वारा प्रकट होते हैं, जिनमें जो वाक्य हम इन भावों के लिए लिखते हैं, है ना, जो इन भावों के वाक्य होते हैं, जिन वाक्यों में ये भाव प्रकट होते हैं, तो वहाँ पर विस्मय आदि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। देखिए उदाहरण से समझेंगे बच्चों, जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, मन का एक भाव, मन में प्रसन्नता आ गई, मन में उल्लास आ गया, अरे वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो वहाँ पर हम ये लगा दिया, कौन सा? विस्मय आदि बोधक चिन्ह। ये इस तरह से होता है बच्चों, पहले ये फिर एक नीचे डॉट, है ना, वाह कितना सुंदर दृश्य है, और कहेंगे अरे कितनी तेज बारिश हो रही है, अरे कितनी तेज, अरे पे लगाएंगे फिर। तो इस तरह के जब मन के भाव प्रकट होंगे ना, तो वहाँ पर विस्मय आदि बोधक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। दुख का भाव हो, घृणा, ईर्ष्या, प्रेम, द्वेष, प्रसन्नता, उल्लास, हर्ष, भय, डर लग जाए, अरे बाप रे कितनी भयानक काली रात है, तो ये इस तरह के वाक्य जहाँ मन के भाव प्रकट हो जाएंगे। आप ये ध्यान रखिए, बस सीधी सी बात है, मन के भाव जहाँ जिस वाक्य में प्रकट हो रहे होंगे, वहाँ पर हम ये वाला विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। एक बार ध्यान से देख लीजिए बच्चों,
और इसके आगे अब हम इसका छठा रूप निर्देशक चिन्ह को पढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक देख लीजिए ब्लैक बोर्ड को। आइए बच्चों, अब हम विराम चिन्हों के छठे रूप निर्देशक चिन्ह को पढ़ेंगे। निर्देश माने होता है बच्चों कोई डायरेक्शन देना, निर्देश देना। कोई जैसे डायरेक्शन होता है ना, इंग्लिश में डायरेक्शन बोलेंगे, तो किसी बात का निर्देश देना, कोई बात को समझाना या बताना ही निर्देश होता है। देखिए बच्चों, इसकी परिभाषा देखिए ब्लैक बोर्ड पर, बहुत ध्यान से देखिए कि निर्देशक चिन्ह ये कौन सा होता है। इसका चिन्ह ये बच्चों, एक बात और, जो योजक चिन्ह होता है, योजक माने जोड़ने वाला, जैसे राम सीता और हटा के जो लगाते हैं, राम और सीता, राम और श्याम, गीता सीता, मैं और तुम, तो जो और हटा के लगाते हैं ना, ये होता है वो ऐसा ऐसा, ये ऐसे लिखते हैं। लेकिन निर्देशक चिन्ह का भी यही रूप है और योजक चिन्ह का भी। अंतर इतना है, निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से आकार में थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, निर्देशक चिन्ह बड़ा होता है और योजक चिन्ह छोटा। तो आइए निर्देशक चिन्ह को पढ़ते हैं। तो निर्देशक चिन्हों का प्रयोग, निर्देशक चिन्हों का प्रयोग वार्तालाप यानी कि बातचीत, कन्वर्सेशन, कथोपकथन यानी कि किसी की कही हुई बात, या कथन, कथन माने वही कही हुई बात से पहले, संवाद के नाम के बाद किया जाता है। ठीक है, किसके बाद? वार्तालाप, कथोपकथन या कथन से पहले, संवाद के नाम के बाद किया जाता है। उदाहरण से समझेंगे बच्चों। देखिए कि जैसे बसंत ऋतु, बसंत ऋतु के बारे में बता रहे हैं, तो ये निर्देश कर दिया आगे, किसके बारे में बता रहे हैं? बसंत ऋतु के बारे में। तो निर्देशक चिन्ह लगा दिया हमने कि इस ऋतु में प्रकृति की सुंदरता अनुपम और अविस्मरणीय होती है। अविस्मरणीय मतलब जिसे भूला ना जा सके, विस्मरण मतलब भूलना, और लग गया आगे कि जिसको भूला ना जा सके, इतनी सुंदर होती है वसंत ऋतु में। तो वसंत ऋतु में किसके बारे में बता रहे? वसंत ऋतु के बारे में। तो आगे निर्देशक चिन्ह लगा दिया हमने, क्योंकि इसी की विधि में निर्देश दे रहे हैं हम, इसी की बात बता रहे हैं, तो वही लगता है निर्देशक चिन्ह। ठीक है, किसी की बात को बताते हैं, किसी के विषय में बताते हैं, जब उसकी डिटेल करते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे बच्चों आप। देखिए बसंत ऋतु, इसके बारे में, बसंत ऋतु के बारे में बता रहे हैं, तो इसलिए निर्देशक चिन्ह लगा दिया कि इस ऋतु में प्रकृति की सुंदरता अनुपम और अविस्मरणीय होती है। दूसरा उदाहरण देखिए बच्चों कि माँ ने कहा, माँ की बात को बता रहे हैं, तो देखो लगा दें निर्देशक चिन्ह। माँ ने कहा, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इसको, क्योंकि ये योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है साइज में, आकार में। ठीक है, माँ ने कहा मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, माँ की बात को बता दिया, इसलिए निर्देशक चिन्ह लगा दिया। माँ के कथन को, कथन माने बात, जो बात कही है माँ ने, तो कथन भी वही, कथन भी वही है ना, संवाद वही बात है, माँ का संवाद बता दिया है ना। तो माँ ने कहा मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, लगा दिया हमने योजक चिन्ह। इसका अगला उदाहरण देखते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा बच्चों। देखिए कि हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, कौन कौन से पर्व हैं? कि त्योहार या उत्सव। तो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, तो पर्व के बारे में डिटेल देंगे हम, तो जहाँ डिटेल देंगे, जिसके बारे में बताएंगे, तो हम निर्देशक चिन्ह को लगा देते हैं। बच्चों सीधी सी बात ध्यान में रखने की है। ये मेरा हाथ आ रहा था, आप ध्यान से देखिए कि हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। इनके बारे में हम बता रहे हैं, किसके? अपने राष्ट्रीय पर्वों के बारे में बता रहे हैं, डिटेल जब कर रहे हैं, विस्तार से जब बता रहे हैं, तो वहाँ पर निर्देशक चिन्ह आ जाएगा। गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी है ना, रिपब्लिक डे, इंग्लिश में बोलेंगे रिपब्लिक डे। स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त, उसको क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंस डे। और गांधी जयंती 2 अक्टूबर। तो यह राष्ट्रीय पर्व के बारे में डिटेल विस्तार से बताया आगे, तो निर्देशक चिन्ह लगा दिया। जब किसी की बात, वही कह रहे हैं, किसी की बात यानी कि कथन, कथोपकथन, संवाद के बाद उसको डिटेल बताने के लिए ही निर्देशक चिन्ह को प्रयोग करते हैं, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बच्चों ध्यान से देख लीजिए एक बार और, इसके उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि जो हम चीज़ को आगे डिटेल में बता रहे हैं, उसके लिए हम निर्देश दे रहे हैं उसी के बारे में, तो वहाँ हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। ध्यान से देख लीजिए बच्चों कि उदाहरण से आप बिल्कुल समझ जाएंगे। वसंत ऋतु, इसके बारे में बता रहे हैं कि इस ऋतु में प्रकृति सुंदर, अनुपम और अविस्मरणीय होती है। माँ ने कहा, माँ की बात कह रही है, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी।
हमारे राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय पर्व के बारे में बताने या माँ का हमको बताया था कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती हमारे राष्ट्रीय पर्व है। तो बच्चों ध्यान से देख लीजिए निर्देशक चिन्ह का कहाँ प्रयोग करते हैं। आगे हम विराम चिन्ह के 7वें रूप, कौन सा 7वां रूप, योजक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेंगे कि योजक चिन्ह को कहाँ लगाते हैं, योजक चिन्ह क्या है। योजक चिन्ह ये बताया था मैंने, इसी के रूप जैसा होता है पर आकार में थोड़ा छोटा होता है। चलिए बच्चों अब हम विराम चिन्ह का 7वां रूप योजक चिन्ह पढ़ेंगे। आइए बच्चों अब हम विराम चिन्ह के 7वें रूप योजक चिन्ह को पढ़ेंगे। योजक चिन्ह क्या होते हैं बच्चों, पहले ये बता दूं, योजक माने जोड़ने वाला, ठीक है। देखिए तो जो जोड़ने वाला चिन्ह है, जो साइन है, वही योजक चिन्ह है। देखिए इसकी परिभाषा देख लीजिए ध्यान से, योजक चिन्ह इसका साइन ये है। जैसे निर्देशक चिन्ह था लेकिन वो थोड़ा सा आकार में बड़ा था, ये थोड़ा सा छोटा होता है। देखिए दो या दो से अधिक शब्दों एवं पदों, पद भी शब्द ही होता है बच्चों, के मेल से बने शब्दों के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए माता, ये आ गया योजक चिन्ह, पिता, माता पिता, सुख दुख, अपना पराया, धूप छांव, दाल रोटी, बेटा बेटी आदि, बीच में योजक चिन्ह आ रहा है। अगर हम योजक चिन्ह को हटाएं तो बच्चों क्या कर सकते हैं, माता और पिता, सुख और दुख, अपना और पराया, धूप और छांव, दाल और रोटी, बेटा और बेटी। तो और को जब हम रिमूव करेंगे, हटा सकते हैं, तो हम योजक चिन्ह को लगा देते हैं, ठीक है। योजक चिन्ह का प्रयोग पता चल गया होगा आपको, जहां पर कोई कह रहे हैं दो या दो से अधिक शब्दों पदों के मेल से बने शब्दों के मध्य यानी कि बीच में, है ना, कि ये दो शब्दों के मेल से बन रहा पूरा एक शब्द, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हमने योजक चिन्ह लगा दिया। समझ गए होंगे बच्चों आप, एक बार ध्यान से ब्लैक बोर्ड पर देख लीजिए। अब मैं आपको विराम चिन्ह का 8वां रूप कोष्टक चिन्ह बताऊंगा, बहुत ध्यान से देख लीजिए बच्चों। जहाँ इस तरह से पेयर में जो होता है उसको योजक, ये जो योजक चिन्ह जो है जोड़ देता है, मेल से बने शब्दों के मध्य में, मध्य यानी कि बीच में आता है, देखो समझ, ठीक है बच्चों। अब आ जाइए हमारे 8वें रूप कोष्टक चिन्ह पर। आइए बच्चों अब हम विराम चिन्ह के 8वें भेद कोष्टक चिन्ह को पढ़ेंगे। ब्लैक बोर्ड पर देखिए बच्चों, फिर मैं इसको समझाऊंगा। कोष्टक चिन्ह कैसा होता है, ये होता है कोष्टक, ब्रैकेट इंग्लिश में बोलेंगे ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट बनाते हैं, लिखते भी हैं, जानते हैं और अच्छे से समझेंगे, इसको पढ़ेंगे। देखिए कि वाक्य को लिखते समय किसी शब्द या वाक्यांश का अर्थ प्रकट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समझे होंगे आप कि कोई टिपिकल सा वर्ड आ रहा है, कठिन सा शब्द आ रहा है, तो उसको सरलता से समझाने के लिए, कोई हार्ड वर्ड आया है, कोई कठिन शब्द आया है, तो उसको अच्छी प्रकार से समझाने के लिए, सरलता से समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, है ना, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए वाक्यांश का अर्थ, या वाक्यांश यानी कि वाक्य का अंश यानी कि छोटा सा टुकड़ा, या शब्द भी, तो उसका अर्थ प्रकट करने के लिए, अच्छी प्रकार से भली प्रकार समझाने के लिए, सरलता से समझाने के लिए, है ना, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से आप बच्चों समझेंगे। देखिए जैसे मैं अग्नि को साक्षी, अब ये साक्षी है, ये साक्षी कुछ लोग बच्चों की समझ में नहीं आएगा, किसी लोग के, थोड़ा सा टिपिकल सा वर्ड है, साहित्यिक वर्ड है साक्षी, है ना। तो साक्षी का उन्होंने मतलब जो बताया, अर्थ बता दिया, गवाह के रूप में, ब्रैकेट में बता दिया कि साक्षी माने गवाह के रूप में, कि मैं अग्नि को साक्षी यानी कि गवाह के रूप में मानकर प्रतिज्ञा, कुछ लोगों को प्रतिज्ञा नहीं समझा है, तो उसको सरलता से समझाने के लिए, उसका अर्थ प्रकट करने के लिए कसम, प्रतिज्ञा माने कसम, ये देख लीजिए यहाँ पर ब्रैकेट में उसके अर्थ को अच्छे से समझा देते हैं कि प्रत्येक किसी भी शब्द या वाक्यांश को के अर्थ को जो समझने में कठिन लग रहा हो, तो उसको ब्रैकेट में सरलता से समझा देते हैं, उसका अर्थ बता देते हैं। तो प्रतिज्ञा माने कसम बता दें उन्होंने, करता हूँ कि मैं निरंतर, निरंतर क्या होता है ये बता दिया, लगातार, कहाँ पे बता रहे हैं पर, ब्रैकेट के अंदर, जो कठिन शब्द है ना, वर्ड है या वाक्यांश है, उसी के पास में ही, उसी से आगे ब्रैकेट बना के उसका अर्थ प्रकट कर देते हैं। तो निरंतर मैंने लगातार परिश्रम करता रहूंगा। अब कोई क्या परिश्रम का भी बना सकते हैं, तो ब्रैकेट में लिख देंगे मेहनत, समझ रहे आप, परिश्रम को कि भी नहीं समझ में आ रहा, उसका अर्थ प्रकट करना है, तो ब्रैकेट बना के मेहनत कर देंगे, लिख देंगे। देखो